देखिए, हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाता है, राइट? 10,000, 20,000, 40,000 और कई बार तो इससे भी ज्यादा। और सच बताऊं तो जब पूरा साल कोई क्लेम नहीं आता तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार ये पैसा तो पूरी तरह वेस्ट हो गया। लेकिन जरा सोचिए, जब अचानक से 5 या 10 लाख का मैसिव हॉस्पिटल बिल सामने आता है ना, तब वही सेम इंश्योरेंस पॉलिसी सडनली एक लाइफ सेविंग लाइफलाइन लगने लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर है क्या? क्या ये सच में एक जरूरत है या सिर्फ पैसे की बर्बादी? असल सच्चाई तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस खुद में कभी वेस्ट नहीं होता, लेकिन जब कोई ऐसी पॉलिसी ले ली जाए जिसमें कवर कम हो और छुपी हुई कंडीशंस भरी हों, तब वो एब्सोल्युटली एक वेस्ट जैसा फील होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरे कंफ्यूजन को एकदम डीपली डिकोड करेंगे। तो ये रहा हमारा रोड मैप। पहले हम समझेंगे कि ये वेस्ट है या लाइफलाइन, फिर देखेंगे क्या एम्प्लॉयर कवर काफ़ी है, उसके बाद पॉलिसी वेस्ट कब लगती है, कुछ ज़रूरी टर्म्स और नए IRDAI रूल्स, और आखिर में हम देखेंगे एक सही पॉलिसी चुनने की अल्टीमेट चेकलिस्ट। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वेस्ट या लाइफलाइन। यहाँ सबसे पहले उस फंडामेंटल सोच को बदलना ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस से आखिर एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या होती है? ये मानना कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पैसे लगाकर रिटर्न्स आने की उम्मीद हो, पर हेल्थ इंश्योरेंस असल में एक कार के सीट बेल्ट जैसा है, एक सॉलिड फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्बर। जब हम गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम चाहते हैं हर ट्रिप में एक्सीडेंट हो जाए। बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि क्रैश कभी ना हो, लेकिन अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल क्रैश हो ही जाए तो डैमेज कम से कम हो। हेल्थ इंश्योरेंस का डिजाइन एग्जैक्टली यही काम करता है। अगर गवर्नमेंट डेटा देखें तो एक बहुत ही चौंका देने वाली सच्चाई सामने आती है। इंडिया में टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का करीब 39.4% हिस्सा लोग डायरेक्टली अपनी जेब से यानी आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक सीरियस इमरजेंसी इजीली किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की सालों की सेविंग्स को जीरो कर सकती है। इसीलिए एक बहुत बड़ा और अनप्रिडिक्टेबल हॉस्पिटल बिल झेलने से कहीं ज्यादा स्मार्ट मूव ये है कि पहले ही एक छोटा प्रिडिक्टेबल प्रीमियम पे कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक बहुत ही आम सवाल और ऑब्जेक्शन सामने आता है। क्या सिर्फ कंपनी या एम्प्लॉयर से मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड रहना ठीक है? देखिए, एम्प्लॉयर कवर को एक अच्छे बोनस की तरह ट्रीट करना बहुत स्मार्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि जॉब चेंज होने पर, ले ऑफ के टाइम या रिटायरमेंट के बाद ये कवर तुरंत खत्म हो जाता है। कई बार इनमें कवर अमाउंट बहुत लो होता है और पेरेंट्स इंक्लूडेड भी नहीं होते। और सबसे बड़ा कैच ये है कि उम्र बढ़ने के बाद जब रियल मेडिकल इश्यूज आते हैं ना, और तब हम पर्सनल बेस पॉलिसी लेने जाते हैं तो वो बहुत महंगी मिलती है या फिर मिलती ही नहीं। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जहां लोगों को सच में लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। आखिर वो कौन से ट्रैप्स हैं जिनके कारण क्लेम के वक्त पॉलिसी बिल्कुल वेस्ट और पैसे की बर्बादी लगने लगती है? इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा ट्रैप है रूम रेंट लिमिट। मान लीजिए कि कवर 5 लाख का है, लेकिन पॉलिसी में एक स्ट्रिक्ट कंडीशन डाल दी गई है कि डेली रूम रेंट कैप सिर्फ 1% होगा। अब ऐसे में अगर एक एक्सपेंसिव रूम चूज कर लिया जाए तो सिर्फ रूम का पैसा नहीं कटता, पूरे के पूरे हॉस्पिटल बिल पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस लग जाते हैं। क्लेम सेटल तो होता है पर पार्शियल, और तब लगता है कि इंश्योरेंस बेकार है, जबकि असल दिक्कत उस छिपी हुई कंडीशन में थी। इसके बाद आता है एक और बड़ा ट्रैप जिसे कहते हैं कोपे। ये बेसिकली एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो टोटल हॉस्पिटल बिल में से हमें अपनी जेब से भरना ही पड़ता है। अगर पॉलिसी में 20% कोपे लिखा है और बिल 8 लाख का आता है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी खुद की पॉकेट से देना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज खरीदते वक्त उनका प्रीमियम जरूर सस्ता लगता है, लेकिन बिलीव मी, क्लेम आने पर ये एक मैसिव फाइनेंशियल शॉक देती हैं। उसी तरह डिडक्टिबल भी एक ऐसी ही ट्रिकी टेक्निकल डिटेल है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है एक फिक्स्ड अप फ्रंट अमाउंट जो पहले पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से ही पे करना होगा। उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी बचा हुआ बिल कवर करेगी। अगर एक पॉलिसी में हाई डिडक्टिबल चुना गया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले सारे छोटे मोटे क्लेम्स एसेंशियली खुद की सेविंग से ही भरे जाएंगे। और हाँ, पॉलिसी लेने के अगले ही दिन सब कुछ कवर नहीं हो जाता। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट वेटिंग पीरियड्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? नॉन डिस्क्लोजर। अगर पॉलिसी खरीदते वक्त डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग जैसी डिटेल्स छुपाई गई हैं तो भाई रिजेक्शन तो गारंटीड है। यहां इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं होती, बल्कि शुरुआती जानकारी ही गलत दी गई थी। खैर, इन सारे ट्रैप्स से बचने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल कंज्यूमर फ्रेंडली रूल्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। आइए देखते हैं जरूरी टर्म्स और IRDAI रूल्स।
IRDAI ने अब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन मैंडेट्स लागू कर दिए हैं। जैसे कैशलेस एडमिशन के टाइम प्री ऑथराइजेशन अब 1 आवर के अंदर प्रोसेस होना जरूरी है। फाइनल डिस्चार्ज ऑथराइजेशन के लिए भी स्ट्रिक्टली 3 आवर्स की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। और अगर रिएम्बर्समेंट क्लेम का केस है तो वो 15 डेज में सेटल होना ही चाहिए। ये नए मैंडेट्स इंश्योरेंस कंपनीज को तेजी से और ट्रांसपेरेंटली काम करने पर मजबूर करते हैं। पर इन सब में जो एक बड़ा गेम चेंजर है वो है 60 मंथ मॉरेटोरियम रूल। इसका आसान मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिसी कंटिन्यूअसली 5 साल तक एक्टिव रही है, जिसमें पोर्टेबिलिटी भी शामिल है, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पुराने नॉन डिस्क्लोजर के आधार पर क्लेम रिजेक्ट या कंटेस्ट नहीं कर सकती। हाँ, जब तक कि कोई साबितशुदा फ्रॉड ना हो। ये रूल लॉन्ग टर्म रिन्यूअल्स को एक बहुत बड़ा और सेफ शील्ड बना देता है। तो अब जब ट्रैप्स और रूल्स दोनों क्लियर हो चुके हैं, चलिए इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे एक्शनेबल फेज में चलते हैं। आखिर एक सही पॉलिसी चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? एक बहुत आम कंफ्यूजन होता है फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल कवर के बीच। देखिए, एक यंग न्यूक्लियर फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर बहुत यूजफुल और इकोनॉमिकल जरूर होता है, लेकिन हाई मेडिकल रिस्क वाले ओल्डर पेरेंट्स को एक ही फ्लोटर में ऐड कर देना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उनका एक मेजर क्लेम पूरी फैमिली का सारा कवर एक झटके में खत्म कर सकता है। इसलिए ओल्डर पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल कवर हमेशा एक बेहतर और सेफ ऑप्शन माना जाता है। तो चेकलिस्ट का पहला हिस्सा ये रहा। हमेशा ध्यान रखें कि सम इंश्योर्ड उस शहर के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के हिसाब से काफी हो। दूसरा, पॉलिसी ऐसी हो जिसमें कोई रूम रेंट लिमिट ना हो। तीसरा, कोपे और डिडक्टिबल्स या तो टोटली जीरो होने चाहिए या पूरी तरह से अंडरस्टूड होने चाहिए। और चौथा, आसपास के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हॉस्पिटल्स लिस्ट में जरूर होने चाहिए। ये सारी डिटेल्स पढ़ने में थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन सच मानिए क्लेम आने पर यही सबसे बड़ा डिजास्टर प्रिवेंट करती हैं। अब आते हैं चेकलिस्ट के दूसरे हिस्से पर, वो टर्म्स जो लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड देते हैं। पॉलिसी लेते वक्त वेटिंग पीरियड्स एकदम क्लियर होने चाहिए। अपनी मेडिकल हिस्ट्री का 100% ऑनेस्ट डिस्क्लोजर होना ही चाहिए। रेस्टोरेशन बेनिफिट्स यूजफुल होने चाहिए और एक्सक्लूजन्स को, यानी जो चीज़ें कवर नहीं होती हैं, उन्हें ध्यान से समझना चाहिए। सिर्फ किसी एजेंट की बात पर ब्लाइंडली भरोसा करना या सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर बिना टर्म्स पढ़े पॉलिसी ले लेना एक फाइनेंशियली डिजास्टर्स कदम हो सकता है। इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही फंडामेंटल पर्पस है, और वो है एक मेडिकल इमरजेंसी को किसी भी परिवार का फाइनेंशियल डिजास्टर बनने से रोकना। एक हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने या हाई इंटरेस्ट लोन लेने पर मजबूर ना करे। यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट बहुत ही क्लियर और सिंपल है। हेल्थ इंश्योरेंस खुद में कभी भी पैसे का वेस्ट नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे ली गई गलत पॉलिसी एब्सोल्यूटली एक वेस्ट है। सही एक्सपेक्टेशंस रखना, मेडिकल कंडीशंस का सही और ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर करना और फाइनली एक सही पॉलिसी चुनना, बस यही चीजें इस पूरे टूलकिट को सक्सेसफुल बनाती हैं। इस एक्सप्लेनर के बाद ये पर्सपेक्टिव तो क्लियर जरूर हुआ होगा। तो अब इन सब डिटेल्स को समझने के बाद दिमाग में सबसे पहले क्या वर्ड आता है? नेसेसरी, कंफ्यूजिंग, एक्सपेंसिव या अभी भी वेस्ट लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में एक वर्ड में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही क्लियर, प्रैक्टिकल और पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।